उसके बाद एक छोटा सा है 65A, और वो है सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, जिसके थ्रू अपन कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो उसकी फीस देनी पड़ती है, नॉमिनल रहती है, एंड देन वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन। तो वो जो सर्विस हमको दे रहे हैं उस पर कोई सर्विस टैक्स, आई मीन टू से GST नहीं लगेगा। फिर 65B एक इंसर्ट हुआ है, ये ऊपर ऊपर से पढ़ के रखना है। सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है किसको? टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the state government on the mineral dispatched by mining lease holders। तो गवर्नमेंट माइनिंग लीज राइट्स तो दे रहा है माइनिंग लीज होल्डर्स को, उसके अलावा ये जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है उसको राइट दे रहा है कि तुम जाके उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करो। ओके, तो ये सर्विस जो गवर्नमेंट दे रहा है एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर को, ये एग्जेम्प्ट है। ओके, तो जस्ट बाय द नेम यू रिमेंबर, एक्सप्लेनेशन में माइनिंग लीज होल्डर दिया है। माइनिंग लीज होल्डर ने जो एक्चुअल माइनिंग करता है उसको माइनिंग लीज होल्डर कहते हैं। मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड माइनिंग लीज, क्वारी लीज और लाइसेंस और अदर मिनरल कंसेशंस। फिर बहुत सारे एक्ट्स के नाम है, वो कोई काम के नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन एक है इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड the ERCC shall submit an account to the state government and certify that the amount of goods and service tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and service tax exempted on the service provided by the state government to ERCC। यानी जितना GST माइनिंग लीज होल्डर्स ने पे किया है रॉयल्टी के ऊपर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्जेम्पशन विच इज गिवन टू ERCC। और अगर कम है तो फिर ERCC को जो डिफरेंस है वो टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट लीज दे रहा है, माइनिंग लीज किसको? टू दी माइनर्स, और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है ये ERCC को भी फॉर कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने का काम है इसका। अब यहां से जो GST लगा ये अगर 1000 रुपए है और यहां जो GST लगना था लेकिन हमने एग्जेम किया वो 700 रुपए है, यानी यहाँ 700 रुपए एग्जेम किया लेकिन यहाँ से GST 1000 रुपए आ गया तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये 700 रुपए एग्जेम चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये चार्ज करेंगे तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, सेट ऑफ कर देंगे आप, ऐसा है ना, तो इसलिए इसको छोड़ दो, इसको एग्जेम कर दो। तो GST ऑलरेडी रिकवर हो गया है, वेरी गुड। लेकिन अगर यहां GST आया है सिर्फ 500 रुपए ही चाहे और यहां एग्जेम्पशन 700 रुपए का है, फिर नहीं चलेगा, फिर ये एग्जाम नहीं होगा, फिर इसको he has to pay 200 रुपीज, 200 रुपए इसको देना पड़ेगा। 500 रुपए यहां से आ गया, 200 रुपए ही देगा। तो अगर यहाँ एग्जेम्पशन 700 रुपए का है, यहाँ GST 1000 रुपए आ गया है और यहाँ एग्जेम्पशन 700 रुपए का है तो ठीक है, देन दिस होल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर यहाँ GST 500 रुपए ही है और यहाँ एग्जेम्पशन 700 रुपए का है तो नहीं चलेगा, देन दिस विल बी टैक्सेबल बाई 200 रुपीज। तो ऐसा है वो, तो उसको एक बार पढ़ के रखने का है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 66 सर्विस प्रोवाइडेड बाय। नाउ दिस इज एजुकेशनल सर्विस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशन जो सर्विसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो सबसे पहले है बाई, इसमें बाई और टू पे ध्यान रखना, कौन सर्विस दे रहा है और किसको दे रहा है। तो पहले नंबर पे है बाई, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है अपने बच्चों को, फैकल्टी को और स्टाफ को, तो एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस?
कोई भी सर्विस, एनी सर्विस, सर्विस कोई भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ सर्विस विच इज गिवन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. ओके, चाहे वो पढ़ाई का सर्विस हो, फैकल्टी के ट्रेनिंग का सर्विस हो, फैकल्टी को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, इट इज एग्जेम्प्ट. सेकेंड, फिर से है बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी. तो एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे कैट हो गया एंट्रेंस एग्जाम, और JEE, AIEEE, नीट, मेडिकल एंट्रेंस, जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो एंट्रेंस फी लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाती है, टिकट दी जाती है, एंड देन दे कैन गिव देयर एग्जाम्स. तो ये जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है अगेंस्ट एंट्री फी, ये टोटली एग्जेम्प्ट है. ओके, एंट्रेंस एग्जाम्स विल बी टोटली एग्जेम्प्ट. थर्ड में आता है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अब टू में ऐसा है कि अपन लोग, बाहर वाले लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जाकर के सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें कितना एग्जामिशन है. लेकिन इसको पढ़ने के पहले अपन एक काम करते हैं, नीचे आओ, नीचे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहले देखो, उसमें कौन कौन है वो पहले अपन देखते हैं. तो इसमें नंबर 1 पे आता है प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल यानी नर्सरी वगैरह, एंड एजुकेशन अप टू HSC. यानी अपन ले सकते हैं किंडरगार्टन, नर्सरी, फिर वहां से प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी एंड HSC. यानी 12वीं कक्षा तक जितना भी एजुकेशन है सब एग्जाम्प्ट है. इसमें KG आ गया, प्राइमरी आ गया, KG यानी किंडरगार्टन, नर्सरी, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी यानी वो 1 से 4 तक प्राइमरी बोलते हैं ना, फिर 5 से मेरे ख्याल से 10th तक सेकेंडरी कहते हैं, और 11 12 हायर सेकेंडरी HSC. तो वहां तक जितने भी स्कूल्स है जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे पब्लिक स्कूल हो, जो भी हो, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. ओके. Number 2, education is a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force. यानी इंडियन लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स कहाँ पर, इंडिया में ऑब्वियसली. तो इसमें तुम्हारे आ गए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एंड इवन ICAI, ICSI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इसने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इशू करता है, डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, जो भी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर गवर्नमेंट का कोई एक्ट हो, जैसे अपना ICAI का एक्ट है स्पेशल, या यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वो लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो सब एग्जाम्प्ट है. यानी इसमें डिग्री एग्जाम ये आ गया, डिग्री प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, दे आर ऑल एग्जाम्प्ट प्रोवाइडेड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ इन इंडिया. तो इसमें अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो इंडिया में होते हैं वो करोगे, उसकी फीस दोगे, तो वो एग्जामिशन में नहीं आएंगे, दे विल बी टैक्सेबल. और तीसरे नंबर पे है एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स. तो तीसरे में आता है वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, और वो भी अप्रूव्ड. अब वोकेशनल में क्या आता है, तो वो भी आगे देखो डेफिनेशन दिया उसका. और उसके पहले 4th पॉइंट है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स. एक्चुअली पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. इट इज क्लैरिफाइड दैट द सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing service by way of conduct of examination to its students. तो सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स जो है वो इसमें आ गए, जिसमें आता है स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो गया अपने MB महाराष्ट्र बोर्ड इन महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड है, MH बोर्ड, और सेंट्रल बोर्ड तो सबको मालूम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CB, क्या बोलते हैं इसको, CBEC नहीं, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो लोग हैं एजुकेशनल बोर्ड्स, उनको भी एग्जामिशन है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन वही कंडक्ट करते हैं ना, 10th-12th के जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करते हैं, और एग्जाम के लिए फीस चार्ज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो टोटली एग्जेम्प्ट ओनली फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर वो कोई सर्विस देते हैं, जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो उनके पास रजिस्टर्ड है, CBSE स्कूल्स जो है, उनको जो सर्विस देते हैं उसके लिए फीस चार्ज करेंगे, या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या और कुछ लेंगे, तो वो GST में टैक्सेबल रहेगा। अंडरस्टूड? लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जाम कंडक्ट करने की फीस चार्ज करते हैं तो देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। फिर अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स भी डिफाइन किया है, अ कोर्स रन बाय ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और ITC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स affiliated to National Council for Vocational Training NCVT or State Council for Vocational Training in SCVT offering courses in designated trades notified under Apprentice Act of 1961। ये तो हो गया उसका टेक्निकल डेफिनेशन, जिसमें कुछ खास समझ में नहीं आएगा। आपको उसका ओवरव्यू याद रखना है। बेसिकली क्या है कि जो जैसे वेल्डिंग का कोर्स हो गया, जॉब स्किल्स जिसको कहते हैं, वो वाले कोर्सेज ये लोग रन करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs ITCs है विच आर अफिलिएटेड टू NCVT और SCVT। तो टेक्निकली इनके नेम्स याद रखो, ITI और ITC अफिलिएटेड टू NCVT और SCVT। ओके, और ये कौन से प्रोग्राम्स रन करते हैं जो अप्रेंटिस एक्ट में मेंशन है। तो इसमें वेल्डिंग सिखाने का, रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल्स, रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं, सो दैट दीज पीपल गेट स्किल्ड इनफ टू गो एंड मेक देयर ओन एम्प्लॉयमेंट्स, बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वो वाले कोर्सेज एग्जाम्प्ट है। और नंबर 2 में उसमें है मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT, run by a person registered with the Director General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। हाँ, तो अगर आपको ऐसे कोर्सेज लॉन्च करना है तो कर सकते हो। मैं तो देखो CA लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप ये कर सकते हो, बाद में CA बन जाओगे तो ये कर लेना। सो व्हाट यू डू इज यू गो टू दिस DG, Director General of Training, DGT, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके पास जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, and then you can run this modular employable skill courses which are designed by NCVT। तो वो आप रन करो, उसमें पूरा GST एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? 4 हैं। एक तो बच्चों से लेकर के 12th तक, फिर एक डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, एक ये वोकेशनल वाले, और एक में आते हैं सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स, एजुकेशन बोर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो 4 आ गए इसमें। वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको इनाम वाम। एक्सेलेंट। अब देखो, तो अब देखो इसको पहले दोनों को रिवाइज करते। पहले में क्या था? बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो 4 में से जो चौथा वाला है स्टेट या सेंट्रल बोर्ड, तो उसको एग्जामिशन जो मिलेगा वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने से मिलेगा, बाकी सर्विसेज वो अगर देगा तो टैक्सेबल है। लेकिन पहले 3 वाले जो है वो कोई भी सर्विस दे अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी या स्टाफ को, एनी सर्विस, तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर AA के अंदर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम्स जो कंडक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें एग्जाम वो लिख दो, CAT, CET, और कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, JEE, नीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, वो सब भी एग्जाम्प्ट है।
देन अब आते हैं बी पॉइंट पे, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी हम लोग, बाहर वाले लोग, फारूक हक सर्विस दे रहा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। कितने, कौन से, तो देखो, नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, यानी मैं बस चलाने का काम कर रहा हूं, स्कूल बस में चलाता हूं स्कूल के लिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी स्कूल के साथ कि मैं आपके बच्चों को घर से उठा के स्कूल में पटक दूंगा और शाम को स्कूल से उठा के घर पे पटक दूंगा। तो ये पटका पटकी का जो मेरा सर्विस है ये एग्जेम्प्ट रहेगा, रनिंग अ स्कूल बस बेसिकली। नंबर 2, केटरिंग, खाना खिलाना बच्चों को, इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी पैसा चाहे स्कूल दे या गवर्नमेंट दे, दोनों भी दे, एग्जेम्प्ट है। केटरिंग सर्विस में किसको दे रहा हूं, बच्चों को नहीं दे रहा हूं, इसमें ध्यान रखो, ये दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखो, अगर मैं बस सर्विस स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड करूं, पैसा बच्चों से लूं, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, देन इट विल बी टैक्सेबल। मेरे को पैसे किससे लेना है, स्कूल से लेना है, आई एम गिविंग सर्विस टू स्कूल, नॉट टू द बच्चास। सिमिलरली खाना खिला रहा हूं तो स्कूल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद स्कूल इज एग्जेम्प्ट। लेकिन समोसे की दुकान लगाया मैंने स्कूल कैंटीन के अंदर और बच्चों को समोसे बेचे, तो वहां पे ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। देन सिक्योरिटी और क्लीनिंग, सिक्योरिटी सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की देखभाल, सिक्योरिटी, या हाउस कीपिंग सर्विस, सब जो कॉलेज वगैरह में है, खास करके होटल कॉलेजेस जो रहते हैं ना, होटल मैनेजमेंट एंड ऑल, तो वहाँ केटरिंग, हाउस कीपिंग वगैरह काफ़ी लगेगा, तो वो सब एग्जेम्प्ट है। देन सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। अब ये एग्जामिनेशन कौन से, नॉर्मल एग्जाम्स, ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो एग्जामिनेशन है वो, ये जो ऊपर में था ये एंट्रेंस एग्जाम था, ये नॉर्मल एग्जामिनेशंस, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो फारूक हक ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि मैं आपके बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करूंगा, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स अपन प्रोवाइड करेंगे इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, ऑनलाइन वाले। हाँ, लेकिन अब इसमें दो प्रोविजोज है, बड़े आराम से पढ़ना है और इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो हो गई 5 तरह की सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है। अब इतना बोल देता गवर्नमेंट तो कितना अच्छा था ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये 5 सर्विस चाहे बच्चों को दे, वो पहली वाली यानी कि 12वीं कक्षा के नीचे वाली जो स्कूल से उनको दे, या डिग्री वालों को दे, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को दे, तो सबको एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, हिस्ट्री सेज डिवाइड एंड रूल, तो हम इसमें भी डिवीजन करेंगे। तो कैसे डिवाइड किया, तो देखो, फर्स्ट प्रोविजो, अब इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 1, 2 and 3 of B, 1, 2 and 3 of B shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of preschool education and education up to HSC or equivalent। यानी ये जो पहले 3 क्लॉजेस है, ये कोई दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जामिशन नहीं मिलेगा, सिवाय वो जो 12वीं कक्षा तक ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, बहुत सारा उल्टा उल्टा लैंग्वेज है। इन सिंपल वर्ड्स, ये पहले जो 3 क्लॉजेस है, पहले 3 सर्विसेज जो है, ये मैंने किसको देना चाहिए, टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे लिखता हूं मैं, एड इंस्ट अप टू HSC। जो लोग HSC तक का ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कूल हो गए बेसिकली, स्कूल्स अप टू जूनियर कॉलेज, HSC ने जूनियर कॉलेज बोलते हैं उसको, 11, 12 को जूनियर कॉलेज भी बोलते हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है, उनके बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। तो मैंने अगर बस चलाई किन के लिए, इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो एग्जेम्प्ट। लेकिन मैंने कॉलेज
डिग्री कॉलेज वालों के लिए बस चलाई तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। मैंने केटरिंग किया इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा। सीए वालों को, सीए इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं ना, वहां मैंने केटरिंग सर्विस प्रोवाइड की, एग्जामिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसमें नहीं। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को दिया तो भी एग्जामिशन नहीं मिलेगा। तो 1, 2 एंड 3 जो है ये सिर्फ स्कूल्स के लिए है, सर्विसेज गिवन टू स्कूल्स अप टू HSC। याद रहेगा? वेरी गुड। यानी ये पहले 3 सर्विस अगर हम कॉलेज वालों को देंगे तो एग्जामिशन नहीं है, अगर ये 3 सर्विस अपन वोकेशनल वालों को देंगे तो भी एग्जामिशन नहीं है। फिर तो ये फर्स्ट प्रोविजो हो गया। फिर सेकंड प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन इन सब आइटम 5 यानी ये पीरियोडिकल जर्नल्स, periodicals and journals shall apply to an institution providing service by way of preschool up to HSC। तो यहाँ उल्टा लिखा है, प्री स्कूल वालों को अगर अपन ऑनलाइन जर्नल देंगे तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा, और वोकेशनल एजुकेशन तो इन दोनों को अगर हम देंगे तो नहीं मिलेगा। यानी कहाँ मिलेगा? सिर्फ सेकेंड वाली कैटेगरी यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, कॉलेजेस जो डिग्री प्रोग्राम्स वगैरह रन करते हैं सिर्फ उनके लिए एग्जामिशन है। ओनली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, उनको अगर अपन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स प्रोवाइड करेंगे तो एग्जामिशन मिलेगा। लेकिन बच्चों के लिए स्कूल को दिया तो एग्जामिशन नहीं है, ओके। और वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को दिया तो भी एग्जामिशन नहीं है। तो पहले 3 सिर्फ HSC वालों के लिए है, अप टू HSC। लास्ट वाला जो है वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए है। तो बच गया ये 4th पॉइंट, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन टू का मतलब है कि एडमिशन करवा के देना। कॉलेजेस वगैरह को एडमिशन चाहिए रहते हैं ना, बच्चे कहां से आएंगे उनके पास, तो अपन क्या करते हैं, सर्विस देते कॉलेज को अगेंस्ट द कमीशन कि मैं आपके कॉलेज में लोगों को एडमिशन करा के दूंगा, आप मेरे को कमीशन देना। तो ये कमीशन जो मुझे मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा फ्रॉम GST। ऐसे बहुत सारे ना, बहुत सारे लोग ये सर्विस देते हैं, दे हैव देयर दिस ओनली, बिजनेस ही चलाते हैं कि हम एडमिशन करवा के देंगे, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, आप हमारे पास आइए, हम एडमिशन करा के देंगे। सो दे आर एजेंट्स ऑफ कॉलेज बेसिकली, यू कैन से, हु प्रोवाइड द सर्विस ऑफ एडमिशन। और दूसरा कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कॉलेजेस के पास मैन पावर नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने का, पढ़ा तो देते हैं, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि हम जाकर उनको सर्विस दे, पेपर सेट करेंगे, पेपर चेक करेंगे और उनको मार्कशीट वगैरह बना के देंगे। तो एडमिशन सर्विस एंड एग्जामिनेशन सर्विस, ये क्लॉज 4 है। ये जो है ये अपन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग वाले भी आ गए, स्कूल्स भी आ गए, कॉलेजेस भी आ गए, सब आ गए, ऑल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखोगे आप। पहले 3 सर्विसेज किसको देंगे तो एग्जाम्प्ट है, अप टू HSC वालों को। 4th वाला एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वेदर इट बी स्कूल, वेदर इट बी कॉलेज और वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स। और 5th वाला जो है ये किसके लिए है, सिर्फ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो ऐसे 2 प्रोविजोज हैं यहां, 1 and 2, याद रहेंगे। वेरी गुड, अच्छे से याद रखना है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर आगे चलते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू है a recognized sports body by an individual as a player, player जो सर्विसेज देता है स्पोर्ट्स बॉडी को, रेफरी, अंपायर, फुटबॉल वगैरह में उसको रेफरी बोलते हैं, क्रिकेट वगैरह में अंपायर बोलते हैं, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडीज है जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है,
और उसमें जो प्लेयर लोग रहते हैं, प्लेयर लोग खेलते हैं, उनको फीस मिलती है ना, स्पोर्ट्स बॉडी गिव्स देम द फीस। तो वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्समैन जो है यानी कि प्लेयर, वो सर्विस दे रहा है किसको, स्पोर्ट्स बॉडी को। अपन देखने जाते हैं ना क्रिकेट, तो अपने को लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है, वो खेल नहीं रही है, दे आर गिविंग सर्विस टू बीसीसीआई, और उसके लिए बीसीसीआई से उनको मैच फीस मिलती है। तो वैसे ही है, तो ये प्लेयर लोग जो इनको मैच फी मिलेगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, वो कौन है, वो यहां दिया है, देखो नीचे वन पढ़ेंगे, तो वो एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली उनके जो रेफरीज है, एम्पायर्स है, कोच है, टीम मैनेजर है, ये सब एग्जेम्प्ट है। तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कौन सी है, देखो नंबर 1 में है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अगर आप अफिलिएटेड प्लेयर हो और आप इनके लिए खेलोगे और इनसे पैसे मिलेंगे, एग्जेम्प्ट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, शॉर्ट में इसको साई कहते हैं, ये IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, साई। फिर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड इट्स अफिलिएटेड फेडरेशंस, बहुत सारे रीजनल लेवल पे रहते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। देन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन or a federation recognized by International Olympic Association, or a federation or a body which regulates a sport at international level and its affiliated federations or bodies regulating sport in India. As sport नहीं है, regulating a sport in India. जैसे कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है और उसका इंडिया क्या एसोसिएटेड बॉडी है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है। फिर बीसीसीआई है इंडियन, और आईसीसी है इंटरनेशनल। आईसीसी इज इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्रिकेट स्पोर्ट, जिसका इंडिया का कौन है, बीसीसीआई। तो वो सब इसमें कवर्ड है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे आईसीसी, और उसका अफिलिएटेड फेडरेशन ऑफ बॉडीज रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो इंडिया में कौन है उसका, बीसीसीआई। फिर फुटबॉल अगर एसोसिएशन इंटरनेशनल, फीफा फुटबॉल जो एसोसिएशन है, तो फीफा नाम से है इंटरनेशनल, और उसका इंडिया में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है, तो वो भी आ गया। तो इनके सारे प्लेयर्स, रेफरीज, एम्पायर्स जो सर्विस देते हैं, वो सब एग्जेम्प्ट है। चाहे आप सर्विस सीधे इंटरनेशनल वाले को दो या अपना जो नेशनल अफिलिएटेड बॉडी है उसको दो। तो इन सबको जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है, इनको जो पैसा मिलता है मैच फीस जो इनको मिलती है फ्रॉम बीसीसीआई या फ्रॉम आईसीसी, विल बी एग्जेम्प्ट। सिमिलरली एम्पायर्स, रेफरीज सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये लोग जो एडवर्टीजमेंट वगैरह करके पैसा कमाते हैं, विराट कोहली, धोनी वगैरह एड्स में आएंगे, ब्रांड प्रमोशंस करेंगे, वो टैक्सेबल में आएंगे। सिर्फ अपन मैच फीस की बात कर रहे हैं। टेस्ट मैच की एक मैच फीस मिलती है, वनडे की मैच फीस मिलती है, T20 का मैच फीस मिलता है, वो मैच फीस जो है वो एग्जेम्प्ट है। और एक बात और याद रखो, आईपीएल से जो इनको पैसा मिलता है, IPL is not a recognized sports body. IPL रिकॉग्नाइज नहीं है, तो IPL से अगर इनको पैसा मिले, IPL में जो प्लेयर्स खेलते हैं अपने आप, उनको पैसा मिलता है, दैट इज चार्जेबल टू GST, उस पर टैक्स लगेगा। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद देखते हैं एक 69 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC। ये सब देखो, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ढाबे हैं ना, ये सब रटने के रहते। सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NSDC करके एक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो वो जो सर्विसेज देगा वो सब एग्जेम्प्ट है। देन सेक्टर स्किल काउंसिल, SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय National Skill Development Corporation, approved by NSDC, SSC approved by NSDC। तो एक तो NSDC खुद, फिर NSDC का अप्रूव्ड जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो, फिर असेसमेंट एजेंसी यानी जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करता है, अप्रूव्ड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल और दी NSDC। तो असेसमेंट एजेंसीज होते हैं जो दे कंडक्ट टेस्ट्स एंड गिव रिजल्ट्स। किसने अपॉइंट किया इनको, अप्रूव किसने किया है, सेक्टर स्किल काउंसिल ने या फिर NSDC ने।
तो वो भी एग्जेम्प्ट है, जो टेस्ट करने वाली एजेंसी है वो भी एग्जेम्प्ट है। एंड ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, ट्रेनिंग पार्टनर्स जो रहते हैं एनएसडीसी के अप्रूव्ड, वो भी एग्जेम्प्ट है, या सेक्टर स्किल काउंसिल। और उसमें लिखा है कि वो सर्विस टैक्स, ये सर्विस टैक्स पे भी था पुराना, इसलिए लिखा है कि सर्विस टैक्स एग्जेम्पशंस टू बी कंटिन्यूड इन जीएसटी एज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल इन रिलेशन टू वो एनएसडीसी या स्किल डेवलपमेंट कोर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से नहीं भी पढ़ोगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट है। तो ये होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ एनएसडीसी वर्क कैसे करता है। कि एनएसडीसी इज अ बेसिकली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि इंडस्ट्री गवर्नमेंट से कहता है कि भाई ये आप जो एजुकेशन सिस्टम से जो लोग प्रोड्यूस करते हो, डिग्री होल्डर्स, इंजीनियरिंग डिग्री या जो भी है, ये सब बेकार रहते हैं, कोई काम के नहीं रहते, इनको एक्चुअल स्किल जो लगता है वो इनके पास नहीं है। तो इस तरह से एक एनएसडीसी का बर्थ हुआ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। अब इसको कहा गया कि आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दो लोगों को, तो इन्होंने कोर्सेज डिजाइन किए। ये कोर्सेज डिजाइन तो हो गए, अब सवाल यह है कि इसको कंडक्ट कौन करेगा, ट्रेनिंग देगा कौन? एनएसडीसी के पास आदमी थोड़ी है ट्रेनिंग देने के लिए। सो एनएसडीसी विल अपॉइंट द ट्रेनिंग पार्टनर्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स वो अपॉइंट करेंगे और इनको कहेंगे कि आप जाके बच्चों को ट्रेनिंग दो। सो दीज ट्रेनिंग पार्टनर्स विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू कैंडिडेट्स। अब इन्होंने ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनिंग देने के बाद भैया ये बच्चे पास हुए कि फेल हुए कैसे पता चलेगा? तो ट्रेनिंग पार्टनर खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, कोर्स डिजाइन हो गया, ये कोर्स की ट्रेनिंग ये लोग देंगे और उनका जो असेसमेंट है तो उसके लिए असेसमेंट एजेंसी है। तो दूसरी तरफ उन्होंने असेसमेंट एजेंसी को अपॉइंट किया है जो फिर इन बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय दिस असेसमेंट एजेंसी। तो ये दोनों को पैसा कौन देगा? एनएसडीसी। एनएसडीसी इनको भी पैसा देता है फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, एनएसडीसी इनको भी पैसा देता है फॉर कंडक्टिंग टेस्ट एंड गिविंग रिजल्ट्स। फिर उसके बेसिस पे एनएसडीसी सर्टिफिकेट बना के देगा कैंडिडेट को जो पास हुए। तो ये दोनों जो सर्विस दे रहे हैं किसको? एनएसडीसी को, ये एग्जेम्प्ट है। तो इस तरह से वो एनएसडीसी है। फिर उसके बाद में एक आता है, अभी सब गवर्नमेंट ढाबे हैं, एक एक बार पढ़ के रखना है। सर्विसेज ऑफ असेसमेंट बॉडीज एम्पैनल सेंट्रली बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट्स अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। इसका भी फंक्शनिंग वही जैसे एनएसडीसी था वैसी है, लेकिन ये बॉडीज अलग अलग है। तो ये डीजी ऑफ टी है, डीजी ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इनमें जो असेसमेंट बॉडीज होती है, जो असेसमेंट करती है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है, वो एग्जेम्प्ट है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इतने योजना है कि मेरे ख्याल से तो लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि कौन सी योजना में हमको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो खैर अब नाम याद रखो, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो एग्जेम्प्ट है। Then services provided by central government, state government, union territory administration under any training program for which total expenditure is borne by the central government, state government, union territory administration. यानी गवर्नमेंट कंडक्ट करेगा अगर कोई प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके एम्प्लॉइज के लिए मान लो, तो पूरा पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। कंप्लीट एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, टोटली एग्जेम्प्ट। दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अच्छा तो यहां तक ये सारे एजुकेशन वाले थे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इतने सारे पॉइंट्स 66 से लेके 72 तक। फिर 73 में आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। आजकल स्टेम सेल के बैंक्स होते हैं, तो इनको कॉर्ड ब्लड बैंक्स बोलते हैं। जब भी बच्चे पैदा होते हैं आजकल, नए बच्चे,
ऑफकोर्स पैदा इन्हें नए बच्चे ही होंगे, तो उनका स्टेम सेल जो एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है ना, माँ से जो बच्चे के पेट से जो कनेक्टेड रहता है, उसको काट के पहले फेंक देते थे डस्टबिन में। आजकल नहीं, आजकल उसको संभाल के रखते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। अब ये स्टेम सेल जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग सेल्स है, इससे बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट किया जा सकता है आने वाले टाइम में। यानी कभी भी फ्यूचर में अगर उस बच्चे को जरूरत पड़ी, उसका किडनी फेल हो गया या हार्ट नसें जाम हो गई वगैरह वगैरह, और अपने को वापस से रिक्रिएट करना है, किडनी को वापस से बनाना है लेबोरेटरी में, तो स्टेम सेल्स को यूज करके बनाया जा सकता है। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है ना, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूचर में इंसान के प्रोडक्ट्स को, इन इंसान के पार्ट्स को रीजेनरेट किया जाएगा लेबोरेटरीज के अंदर बाय यूजिंग दी स्टेम सेल्स। तो इसलिए इसका ब्लड बैंक, आई मीन से कॉर्ड ब्लड बैंक के नाम से ये होता है। तो उसको प्रिजर्व करने का वो पैसा लेते हैं। आजकल मेरे ख्याल से कुछ रेट चलता है 70-80 हज़ार रुपये कुछ लेते हैं। तो आपके भी अगर जब भी बच्चे पैदा होंगे तो उनके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवा देना इस बैंक में। मेरे ख्याल से 20-25 साल का कुछ तो भी ये करते हैं और स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो उतने समय में कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो स्टेम सेल्स को यूज़ करके बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट करके वापस फिट कर सकते हैं। तो खैर वो जो 70-80 हज़ार रुपये आपसे ले रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, देन सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर, डॉक्टर लोग सारे एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। सबसे ज्यादा पैसा आज कौन कमा रहा है? डॉक्टर लोग, मगर वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। एनीवेज, क्योंकि ये कमाई के ऊपर नहीं है ना टैक्स, दिस इज अ टैक्स विच इज बर्डन इज शिफ्टेड टू द कंज्यूमर। तो डॉक्टर लोगों का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट होगा? पेशेंट्स के ऊपर। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एग्जेम्पशन दिया है, डॉक्टर लोगों को नहीं, पेशेंट्स, क्योंकि बर्डन तो उनके ऊपर शिफ्ट होगा ना। पहले बेचारे बीमार है, अब ये जीएसटी का बर्डन आएगा तो और बीमार हो जाएंगे, शायद खत्म ही हो जाए। इसलिए एग्जाम किया है। तो देखो, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ऑथोराइज को अंडरलाइन करो, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। वो तांत्रिक बाबा लोग बैठे रहते हैं ना गांव में, हुक्कम बुक्कम बुक्कम बो, फूक फूक मार के आपको ठीक करते हैं, पैसे लेते हैं, वो सब टैक्सेबल है जीएसटी में। तांत्रिक बाबा टैक्सेबल। ओनली ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है, ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स जो रहते हैं, होम्योपैथी वाले, आयुर्वेदी वाले, एलोपैथी वाले, यूनानी, जो स्पेसिफाइड जो ऑथोराइज्ड मेडिकल ये है इंडिया के, वहां पे एग्जेम्पशन है, वो सारे डॉक्टर्स एग्जेम्प्ट रहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई तांत्रिक वांत्रिक है तो वो टैक्सेबल में आएगा। तो पहला वो है हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स यानी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी जो डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स वाले अपना अपना छोटा सा क्लिनिक बना के बैठते रहते हैं, या पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स यानी जो फर्स्ट एड वाले जो लोग काम करते हैं, इमीडिएट पैरामेडिक्स वाले जो लोग रहते हैं। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल्स इन एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस सर्विस भी एग्जेम्प्ट, एम्बुलेंस सर्विस भी एग्जेम्प्ट, चाहे जिंदा पेशेंट को लाओ या मरे हुए को लेके जाओ, दोनों भी एग्जेम्प्ट है। अपन देखा था मॉर्चुअरी, उसमें था ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज भी एग्जेम्प्ट है। तो एम्बुलेंस दोनों काम कर सकता है, जिंदा पेशेंट को लाना, मरे हुए मुर्दे को लेके जाना, दोनों में एग्जेम्प्ट है। तो देखो उसमें दिया है फिर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? मीन्स ए मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर रजिस्टर्ड विथ एनी ऑफ द काउंसिल्स, रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द काउंसिल्स। जैसे अपन लोग रजिस्टर होते हैं ना विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एज ए मेंबर, तो ऐसे डॉक्टर लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनका है मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल रहता है, उसमें उनको रजिस्ट्रेशन लगता है। ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स established or recognized by law in India and includes a medical professional having requisite qualification to practice in any recognized system of medicines in India as per the law for the time being in force. और यहाँ पे वो दिया नहीं है कौन से हैं, लेकिन आप लिख के रखो। उसमें आते हैं एलोपैथी
जो रिकॉग्नाइज्ड है, एलोपैथी, होम्योपैथी, होम्योपैथी रहते हैं शक्कर की गोली खिलाते, हाँ वही, फिर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, बहुत मत पूछना मेरे से क्या क्या होता है, कुछ कुछ होता है, ये तीन तो मेरे को मालूम है, यूनानी यूनानी और सिद्धा विद्या क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन है रिकॉग्नाइज सिस्टम से अपने यहाँ। तो इसके जो प्रैक्टिशनर्स है, और वो भी जो अपने अपने काउंसिल्स में रजिस्टर्ड है, सबके काउंसिल अलग अलग है, उसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए, या फिर उनका जो एग्जाम होता है वो पास करना चाहिए उन्होंने। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में दिया है, हेल्थ केयर सर्विस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेफिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से याद रखना है। इसमें एक पॉइंट बताऊंगा जो टैक्सेबल है, मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, मशीन रहता है उसमें आपको सुला देंगे और फिर बताएंगे, एमआरआई स्कैन करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो एमआरआई स्कैन, फिर सीटी स्कैन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे होते हैं, तो उसको डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सेंटर्स कहते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, वो भी एग्जम्प्ट है। और ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मैलिटी और प्रेगनेंसी in any recognized system of medicines in India and include services by way of transportation of patient to and from a clinical establishment। तो वो तो देखा हमने, but does not include, अब यहां से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो देखो, बाकी सब तो है, इलनेस भी कवर्ड है, तो इलनेस में हजारों बीमारियां आ गई, इंजरी यानी एक्सीडेंट वगैरह के केसेस भी कवर्ड है, डिफॉर्मिटी यानी बर्थ डिफॉर्मिटीज जो होती है फिर उसको ठीक करते हैं वो भी कवर्ड है, एबनॉर्मैलिटी जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, मेंटल फिजिकल हैंडीकैप, उनको ट्रीटमेंट देना वो भी कवर्ड है, प्रेगनेंसी भी कवर्ड है। लेकिन अब क्या कवर्ड नहीं है देखो, डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, जो लोगों के बाल गंजे हो जाते ना, गंजे हो जाते, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं मेरे को, सब गंजे, तो मेरे को ही शर्म आती है उनके सामने खड़े रह करके कि वो मेरे से बुढ़े दिखते हैं और मैं जवान दिखता हूँ। खैर मैं अपनी आपकी देखो तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर ये ओरिजिनल है और कलर भी ओरिजिनल है, आज तक डाई नहीं लगाया मैंने, सारे बाल काले हैं। ओके, तो पॉइंट ये था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते भी लोग, ये गंजे जो लोग हो जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं आजकल, वो हेयर वीविंग और क्या क्या रहता है ना, बाल उगाने के तरीके, तो इनसे अच्छे पैसे लेते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सारे हैं, मस्त से पैसे, वो सब क्या है, टैक्सेबल। तो हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल है। देन कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवाया आपने, वो भी टैक्सेबल है। ये हीरो हीरोइंस वगैरह कराते हैं, मॉडल्स वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी, चेहरे को इधर से उधर करवाते हैं, झुर्रियां आ गई तो झुर्रियां निकालते हैं, नाक लंबी है तो छोटी करवा लेते हैं। देखो मेरी भी नाक लंबी है लेकिन मैंने आज तक नहीं करवाया, ये सोच के कि एक आध दिन घर जाऊंगा नाक छोटी करा के, माँ बाप क्या बोलेंगे, नाक कटा के आ गया, अरे फिर देखो कान, तो कान छोटे कराते, तो एक्टर एक्ट्रेसेस कराते, अपने को क्या लेना देना। तो खैर, तो कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवाई आपने, वो टैक्सेबल है। तो हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज आर टैक्सेबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिया है, एक्सेप्ट यानी कि देखो एग्जेम्पशन भी मिलेगा इनको, अगर ये एक्सीडेंट वगैरह या ट्रॉमा के केस में अगर करवाया गया है तो फिर ठीक है, फिर वो एग्जेम्प्ट है। मान लो, यानी देखो मैं पहले समझा देता हूं, नहीं तो ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं समझेगा। एक्सीडेंट हो गया किसी का, रास्ते से बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और सिर ऐसे गया जमीन पे और पूरा छिल गया, यहाँ से पूरा काला हो गया, पूरी चमड़ी वमड़ी निकल गई, ये कंप्लीट डिफॉर्म हो गया है। अब वो ऐसे कैसे जाएगा, मार्केट में घूमेगा, कितना खराब लगेगा, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो पूरा स्किन जो खराब हो गया उसको निकाल करके फिर रीडेवलप करते हैं, तो कॉस्मेटिक सर्जरीज लगती है, प्लास्टिक सर्जरीज होती है। फिर कोई बच्चा है पैदा हुआ, तो पैदा होते समय कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, हेड अंदर हो गया है या ऐसा कुछ, तो भी आड़ा टेढ़ा हो गया, तो उसको काट पीट के बराबर करते हैं, शेप में लाते हैं, स्कलवल को तोड़ के, हाँ सब होता है, पूरा हथौड़ी छीनी से लेके पूरा तोड़ के उसको बराबर करते हैं, तो वो है, तो फिर वो एग्जेम्पशन रहेगा। तो एक तो एक्सीडेंट केस, ट्रॉमा केस या डिफॉर्मिटी का कोई केस है,
पैदाइशी डिफॉर्मिटीज जो होती है उसको ठीक करने के लिए अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है या कॉस्मेटिक सर्जरी, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन आप अच्छे खासे हो, बस नाक लंबी थी या गाल थोड़े ऐसे थे या जैसे भी कुछ तो भी प्रॉब्लम, आप गए फैशन के लिए, ब्यूटी के लिए करवाने गए, देन इट इज टैक्सेबल। तो देखो एक्सेप्ट में लिखा है, एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी, यानी पूरा सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, और फंक्शंस ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, यानी पैदाइशी डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज, यानी बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए अगर किया गया, इंजरी यानी एक्सीडेंट या ट्रॉमा, एसिड अटैक हो गया आजकल, वो सब कितनी खराबी चल रही है, देखो एसिड फेंक दिया लड़की के ऊपर, उसका फेस डैमेज हो गया, उसको रीवर्क किया पूरा, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, तो वैसे जो केसेस है तो फिर वहां एग्जेम्पशन रहेगा। ओके, बट अदरवाइज ऐसे ही अपने शौक के लिए गए, खूबसूरती के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई या प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो टैक्सेबल होगा। ओके, तो इस बात को याद रखो। बाकी मेडिकल में बाकी सब कुछ एग्जेम्प्ट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज 75, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी to a clinical establishment by way of treatment or disposal of biomedical waste, यानी हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, और प्रोसेसेस इंसिडेंटल thereto, यानी उसको फिर डिस्पोज ऑफ करना, वेस्ट को पहले प्रोसेस करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना, ताकि उससे बीमारियां ना फैले। कि नॉर्मली क्या होता है कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलता है दैट इज वेरी डेंजरस, उसमें कौन से पेशेंट्स होंगे, उनका खून ये वो सब रहेगा। अब ऐसे को अगर नॉर्मल अपन फेंक देंगे जंगल में तो क्या होगा कि वहां से बीमारियां फैलेंगी, पानी में मिक्स हो सकता है, वो अंडर वाटर में वो चले जाता है सीपेज के थ्रू, अगर बारिश आई तो वो अंदर सीप इन हो जाता है, तो बीमारियां फैलती है उससे, फिर वहां से मच्छर निकलेंगे, लोगों को काटेंगे और बीमारियां फैलेंगी। तो वैसा ना हो इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी आप बना सकते हो और हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट करके उनका जो वेस्ट निकलता है उसको ट्रीटमेंट करने का काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन चार्ज मनी फ्रॉम देम एंड दैट मनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, और कॉमन बेसिस पे लगाना है, आपका जो प्लांट रहेगा वो बड़ा प्लांट है, आप 10, 15, 20 हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट करो और सबका वेस्ट जो निकलता है उसको ट्रीटमेंट करो। फिर उसका फिर से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन दिया है तो अपन ने पढ़ ही लिया, उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ के। फिर 76 में आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल, टॉयलेट्स। पब्लिक कन्वीनियंसेस लगाओ, सुलभ शौचालय, क्या है उसका सरनेम, आई डोंट सरनेम, आई मीन टू से स्पेलिंग क्या है मेरे को नहीं मालूम, शौचालय ऐसे ही लिखेंगे ना। तो सुलभ शौचालय का काम करो आप। आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान का मूवमेंट चालू ही है, तो पब्लिक कन्वीनियंसेस के लिए शहर में अलग अलग जगह पे आप यूरिनल्स सेटअप करो, बाथरूम, वॉशरूम। अब वहां पे आप क्या सर्विस दे रहे हैं, 2 रुपए 4 रुपए जो चार्ज करते ना, so that will be exempt from GST। फिर उसके बाद 77 नंबर है, सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी or a non-profit entity registered under any law for the time in force to its own members, या तो unincorporated body यानी AOP हो गया, unincorporated कोई लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी, रजिस्टर्ड अंडर लॉ है लेकिन कौन सा है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी, वो अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहा है। सर्विस किसको दे रहे हैं, अपने ही मेंबर्स को, ठीक है, by way of reimbursement of charges or share of contribution, by way of reimbursement of charges, यानी कि एक सोसाइटी है जिसने अपने मेंबर्स के लिए खर्चा किया है और फिर उनसे रिकवरी कर रहे हैं, या उनसे पैसा कलेक्ट करके कोई खर्चा कर रहे हैं। तो रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस यानी
सोसाइटी ने खर्चा कर दिया है, अब मेंबर्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, या फिर उनसे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं मेंबर्स से ताकि हम कोई खर्चा कर सके। ठीक है, तो दो तरीके से एज अ ट्रेड यूनियन। फर्स्ट है एज अ ट्रेड यूनियन। अब देखो कौन से काम एग्जेम्प्ट है, कौन से सर्विसेज एग्जेम्प्ट है एज अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन सबको मालूम है, ये लेबर लोगों के ट्रेड यूनियंस होते हैं। तो लेबर लोगों से 100 रुपये 200 रुपये ऐसे मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है, और फिर ये जो यूनियन है ये कई सारे काम लेबर के इंटरेस्ट में करता है ना। तो वो एक। नंबर 2, अब ये नाम ही याद रखो ट्रेड यूनियन, बाकी सब पॉलिटिक्स है उसके पीछे, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता अभी। सेकेंडली, फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लीवी ऑफ जीएसटी। यानी ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है ये एसोसिएशन जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, तो वो एक्टिविटी करने के लिए हम मेंबर से पैसा ले रहे हैं, तो हम जो मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, यानी मेन सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो मेंबर्स को जो सर्विस दे रहा है एसोसिएशन वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो एग्रीकल्चरिस्ट के यानी फार्मर लोगों ने अगर एक एसोसिएशन बनाया और वो फार्मिंग के अंदर ही हेल्प करने वाला है मेंबर्स को, तो फार्मिंग बाय इटसेल्फ तो एग्जेम्प्ट है ना, एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है। तो एग्रीकल्चरल एसोसिएशन जो है, जो फार्मर्स को अलग अलग तरह का सपोर्ट वगैरह देगा पैसा लेकर के, कंट्रीब्यूशन लेकर के, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। आया समझ? तो ये भी सिंपल है। तीसरा जो है ये काम का, ये एग्जाम में आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, फ्लैट स्कीम्स, उसमें एसोसिएशन रहता है एक, है ना, फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन। और ये फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन जो है, या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी कहते हैं उसको, ये सारे फ्लैट ओनर्स से मंथली सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करता है, और वो मंथली सब्सक्रिप्शन से फिर कॉमन खर्चे जो है फ्लैट स्कीम को रन करने के, जो कॉमन खर्चे हैं, लाइट्स हो गए और साफ सफाई का काम हो गया, प्रोटेक्शन यानी कि सिक्योरिटी का काम हो गया, अगर स्विमिंग पूल वगैरह है तो उसको मेंटेन करने का काम हो गया, कॉमन फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने का, तो ये सब खर्चे फिर उसके अंदर से निकाले जाते हैं, है ना। तो ये जो कलेक्शन ये कर रहे हैं, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जो मेंबर्स से पैसा कलेक्ट करता है और ये सारे सर्विसेज देता है, वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड कि मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो 7,500 रुपये या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर ये पूरा एग्जेम्प्ट है। तो देखो, अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 रुपीज पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो पर मेंबर यानी पर फ्लैट बेसिकली, फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे सर्विसेज जो है वो थर्ड पर्सन से आते हैं, जैसे सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कोई अपन ये जो एसोसिएशन है उसके गार्ड्स थोड़ी है, वो तो सिक्योरिटी गार्ड वालों को हायर करके लाएंगे, तो जो भी सामान आएगा या जो भी सर्विसेज आएंगी वो बाहर से आएंगी। तो ये एसोसिएशन जो है वो बीच में एक रोल प्ले करता है, इतने सारे फ्लैट ओनर्स है, सबको सिक्योरिटी चाहिए, तो एसोसिएशन बना दिया, लोग एसोसिएशन को पैसा देंगे और एसोसिएशन बाहर से ये सर्विसेज को सोर्स करेगा। ठीक है, अलग अलग सर्विसेज जो भी लगते हैं, क्लीनिंग सर्विस एंड सिक्योरिटी सर्विस एंड दिस सर्विस एंड दैट सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, लिफ्ट मेंटेनेंस सर्विस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसमें अमाउंट याद रखो कि 7,500 रुपये पर मंथ होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तो एग्जेम्पशन है, और अगर 7,500 से ऊपर हो गया तो फिर वो हो जाएगा टैक्सेबल। बाकी फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन दिया है, उसका मतलब तो सबको मालूम है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यानी फ्लैट स्कीम्स, यहाँ एक से ज्यादा फ्लैट्स होते हैं, एक से ज्यादा हाउस होता है, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो लिखा ही है, देखो, मीन्स एनी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ऑफ अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स हैविंग मोर देन वन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, मोर देन वन यूनिट होना चाहिए। और ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन पढ़ के कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देने का। फिर एक 77A करके इंसर्ट हुआ है रिसेंटली, इसमें है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी यानी एक एसोसिएशन बेसिकली, और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी
रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, जैसे कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन है ना, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी. एंगेज्ड इन activities relating to welfare of industrial or agricultural labor or farmers. तो लेबर एसोसिएशन किसी ने बनाया जो लेबर को वेलफेयर प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल लेबर या एग्रीकल्चरल लेबर, दोनों आगे इसमें, जो एग्रीकल्चर फार्म्स में काम करने वाले लेबर है उनको, या जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले उनको, ठीक है, और फार्मर्स का वेलफेयर. और प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. बहुत लंबा चौड़ा है ये. इसमें सारे जो ट्रेड एसोसिएशंस है ना वो सब आ गए, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस. तो ट्रेड एंड कॉमर्स के तो है ही, जैसे फिक्की है, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सो बहुत सारे आपके हर शहर में होते हैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस. दुकानदार के एसोसिएशंस होते हैं, है ना, तो वो सब इसमें आ जाएंगे. एसोसिएशंस फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, अनइनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए या नॉन प्रॉफिट होनी चाहिए, दो में से कोई भी एक होनी चाहिए, अनइनकॉर्पोरेटेड या नॉन प्रॉफिट. अगर रजिस्टर्ड है भी तो नॉन प्रॉफिट होनी चाहिए, एनपीओ. और क्या काम के है ये? फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इसके तो बहुत सारे दिखेंगे आपको, पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन, मर्चेंट्स एसोसिएशंस, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस, ये सब इसमें आ गए, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री. उसके अलावा एग्रीकल्चर के एसोसिएशंस, आर्ट वालों के एसोसिएशंस, आर्टिस्ट लोगों के एसोसिएशन, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, कल्चरल एसोसिएशन, स्पोर्ट्स फेडरेशंस वगैरह जो रहते हैं एसोसिएशंस है, एजुकेशन, टीचर्स के एसोसिएशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. बहुत सारे, बहुत बहुत बड़ा स्कोप है. तो इन सब के कोई भी एसोसिएशन आप बनाओ, एग्जेम्पशन मिलेगा, उसका एक कंडीशन है, और वो क्या है कि ये सर्विस दे रहे हैं टू इट्स ओन मेंबर्स, तो एसोसिएशन बनता है ये सर्विस अपने मेंबर्स को देते हैं, अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी अप टू एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर. यानी अगर इनका चार्ज जो है मेंबरशिप फी बेसिकली, तो मेंबरशिप फी लेस देन और इक्वल टू 1000 रुपीज है पर एनम, तो एग्जेम्पशन मिलेगा. लेकिन अगर मेंबरशिप फी 1000 रुपीज से ज्यादा है तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा. लाइक आई एम ए मेंबर ऑफ वेरियस एसोसिएशंस, नेस्कॉम का भी मेंबर हूं मैं, लेकिन कोई भी जगह फीस 1000 रुपए से कम नहीं है. इतना गरीब एसोसिएशन कोई भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा आज तक. तो 1000 रुपीज से ज्यादा ही फीस है, तो 1000 रुपीज से ज्यादा अगर फीस है तो उस पर जीएसटी लगेगा. ओके, और 1000 रुपीज से कम है, बहुत गरीब एसोसिएशन है बेचारा, 200, 300, 400 रुपए का फीस चार्ज करता है, तो उसको एग्जेम्पशन दिया है. राइट. फिर आता है सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट. अरे वाह, ये तो मैं हूं आर्टिस्ट, फारूक हक, एक्टर, आर्टिस्ट. बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म. फोक आर्ट यानी जो गांव गांव का जो आर्ट होता है वो, या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स जो अपने हैं. ऑफ व्हाट? म्यूजिक. तो म्यूजिक में आप सितार बजाओ, सितार, संतूर, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स जो है. अब मेरे से मत पूछना डेफिनेशन क्या है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, कोई म्यूजिशियन नहीं हूं मैं, लेकिन आप सब जानते हैं क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में जो म्यूजिक में है, राग विलाप जो भी रहता है, आई डोंट नो, तो सितार वगैरह, सितार, संतूर, शहनाई, बांसुरी, और क्या क्या आता है, जो भी आता होगा, हारमोनियम. फिर डांस. हाँ, डांस के कुछ मेरे को मालूम है. डांस में क्लासिकल आर्ट फॉर्म में कौन से आते हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, वो सब इसमें आएंगे, कथक, ठीक है. या फिर थिएटर, फोक थिएटर्स होते हैं ना, जो गांव गांव में जाके शोज करते हैं फोक, उसमें पुराने जमाने के जो रामायण की कुछ कथाएं, महाभारत के, तो ऐसे प्लेस करते हैं इन फोक आर्ट. तो फोक यानी जो पुराने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है अपने,
देश के, एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स इन म्यूजिक, डांस और थिएटर, ये एग्जेम्प्ट है. इफ द कंसिडरेशन चार्ज, इंपॉर्टेंट, इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए तक की अगर हम फीस चार्ज करेंगे परफॉर्मेंस देने के लिए तो एग्जेम्प्ट है. तो मान लो कि मैं भरतनाट्यम का एक ये हूं, क्या, डांसर, और मैंने शो परफॉर्म किया, आपने बुलाया, मैंने आपके आके शो किया और मैंने फीस कितनी चार्ज की, 1,20,000, तो एग्जेम्प्ट है. लेकिन मेरी अगर फीस है 5 लाख रुपए तो फिर टैक्सेबल है. 1.5 लाख रुपए से ऊपर मैं फीस चार्ज करूंगा तो टैक्सेबल है, 1.5 लाख या उससे कम है तो एग्जेम्पशन है. और सोनू निगम ने गाने का प्रोग्राम किया तो 50,000 में, आजकल कोई नहीं सुनता वैसे भी इसको, तो 50,000 में प्रोग्राम किया तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि वो क्लासिकल आर्ट फॉर्म में गाता है क्या, नहीं, क्लासिकल आर्ट फॉर्म में नहीं गाता, तो वो टैक्सेबल है. फिर पॉप शोज वगैरह आजकल बहुत होते हैं, आप लोग तो वो उसी के शौकीन है. क्लासिकल आर्ट फॉर्म कौन सुनने जाएगा, हाँ, ठुमरी में कुछ हो रहा है तो आप सुनने जाओगे क्या, नहीं, वो सब वैसे भी फ्लॉप है, कुछ जाता नहीं आजकल. तो आप कहाँ जाते हो, वो सब पॉप शोज में, रॉक शोज, पॉप शोज, उसमें जाते हो, वो सब फुल्ली टैक्सेबल होंगे. जो भी आर्टिस्ट वहां पे आता है, चाहे वो 50,000 रुपए ले या 10 लाख ले, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. तो फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट, ये दो में एग्जेम्पशन है. वो भी कब, जब आर्टिस्ट जो है वो कितना चार्ज कर रहा है, 1,50,000 या उससे कम पर शो. Provided that the exemption shall not apply to service provided by such artists as a brand ambassador. अगर ये आर्टिस्ट एक ब्रांड एम्बेसडर है, कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहा है, तो वहां पर वो कितने भी शो करे और कितना भी पैसा चार्ज करे, इट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि वहां ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहा है ना, तो वो फुली टैक्सेबल है. और ब्रांड एम्बेसडर का मतलब भी दिया है, वो क्या होता है, प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन जब हम करते हैं, जैसे कि I may be an artist, but I may be a brand ambassador of a watch company, जैसे टैग हियर, या एक कौन सी है, रैडो कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है रैडो के साथ कि मैं साल में 25 प्रोग्राम्स दूंगा, अलग अलग जगह पे 25 प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें उनका एडवर्टीजमेंट भी होगा, रैडो कंपनी का एडवर्टीजमेंट आगे पीछे सब जगह रहेगा, और मैं सामने बैठ के मस्त गाना वाना गाऊंगा, संगीत दूंगा. तो फिर मैं अगर 1,50,000 से कम भी चार्ज करूंगा तो भी टैक्सेबल है, याद रखो, बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. आई एम गिविंग अ शो एज अ ब्रांड एम्बेसडर, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल. फिर आता है 79 नंबर पे, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व और जू. अपने जो जंगल से इंडिया में अलग अलग नाम से है. एक तो खैर म्यूजियम है, म्यूजियम पुराने जमाने की चीजें जहां रखी होती है वहां पे एंट्री एग्जेम्प्ट है. फिर नेशनल पार्क्स, बर्ड पार्क, छतरपुर सैंक्चुरी, तो सैंक्चुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क्स बोलते हैं, टाइगर रिजर्व्स बोलते हैं. हमारे नागपुर के आजू बाजू बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, वी आर सराउंडेड बाय टाइगर्स. पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व, सब टाइगर रिजर्व्स हैं. तो वहां जो एंट्री होती है, एंट्री फीस होती है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. या फिर अपना जू जो शहर के अंदर होता है, जहाँ टाइगर को पकड़ के लाते हैं, पिंजरे में डालते हैं और लोग देखने आते हैं, फोटो वोटो निकालते हैं, तो दैट इज अ जू, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. तो ये पूरे एग्जेम्प्ट है, और वो सब डेफिनेशंस दिए हैं, कोई काम के नहीं है, पढ़ के छोड़ दो उसको. फिर उसके बाद एक 79A करके है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958 or any state acts for the timing in force. तो अगर ये एक्ट में जो भी ये दिया हुआ है स्टेट एक्ट, इसमें अगर कोई मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है और फिर वहाँ एडमिशन फी दे करके टूरिस्ट लोग अंदर जाते हैं, तो वो एडमिशन फी जो है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. तो ये पुराने जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है
वो इसके अंदर कवर होते हैं। तो ऐसे ही उसको याद रखने का है। फिर 80 में आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग। अब देखो ये भी ट्रेनिंग एंड कोचिंग आ गया। तो वो एक ट्रेनिंग एंड कोचिंग था ना, मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि फारूक हक क्लासेस एग्जाम नहीं होगा, है ना। अब देखो फारूक हक क्लासेस को अगर एग्जाम करना है तो एक तरीका है। ये तरीका क्या है देखो मैं आपको बताता हूं, सिंपल है। क्या लिखा है देखो, ट्रेनिंग और कोचिंग इन recreational activities relating to arts और culture। पहला पॉइंट है आर्ट्स और कल्चर, और सेकंड है स्पोर्ट्स। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या बोला है, बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट्स अगर अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें चैरिटेबल एंटिटी को एग्जेम्पशन है, बाकी किसी को नहीं है, नॉट टू अदर पर्सन। तो स्पोर्ट्स में लिख दो नो एग्जेम्पशन टू अदर पर्सन्स। लेकिन आर्ट्स और कल्चर जो है उसमें लिख दो एग्जेम्पशन टू एनी पर्सन। ये पहले लिख दो, फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। लिखे? तो देखो अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरी सुन लो। फारूक का क्लासेस है, यानी फारूक का टीचर है और आप लोगों को सीए पढ़ाते हैं या सीए के सब्जेक्ट्स या सीएस वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो ये टैक्सेबल है, क्योंकि वो एजुकेशन वाला जो पॉइंट देखा था अपन ने, आई थिंक 66 नंबर था एजुकेशन वाला, उसमें हम कवर नहीं होते ना, उसमें वो स्कूल कवर होते, कॉलेजेस कवर होते, वो होते हैं। तो मैं अब सीए पढ़ाना बंद करने वाला हूं। हा, और क्या शुरू करूंगा मालूम है, डांस क्लास। तो डांस आएंगे इसमें, कल्चर में आर्ट क्लास शुरू करूंगा, पेंटिंग सिखाऊंगा लोगों को, स्कल्पचर बनाना सिखाऊंगा, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट या एनी फॉर्म ऑफ कल्चर। तो ये क्लासेस अगर मैं चालू कर दूं, ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोवाइड करना चालू करूं, किस चीज में, रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ आर्ट, लोगों को पेंटिंग सिखाऊंगा, लोगों को कल्चर के अलग अलग चीजें सिखाऊंगा, सितार सिखाऊंगा, गिटार सिखाऊंगा, तबला सिखाऊंगा वगैरह वगैरह, तो अपना जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्योंकि ये देखो ये सभी को अवेलेबल है, एनी पर्सन, इवन फारूक हक एज एन इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्ट हियर। तो जितने आर्ट टीचर्स है ना, ऑल द इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स विच प्रोवाइड ट्रेनिंग इन आर्ट्स और कल्चर, दे आर एग्जेम्प्ट, दे आर ऑल एग्जेम्प्ट। आर्ट एंड कल्चर सिखाने वाले लोग एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। तो आप कहेंगे सर आपको आता है क्या ये सब सिखाना? अरे पागल लोग, अरे मैं सिखाऊंगा आपको टैक्सेशन ईच, लेकिन जो इनवॉइस बनाएंगे अपन और जो एकेडमी का नाम रहेगा वो अलग रहेगा। एकेडमी का नाम अपन खोल देंगे पेंटिंग क्लास, फारूक पेंटिंग क्लासेस। अंदर में अपन सीएच पढ़ाएंगे, लेकिन इनवॉइस जो बना के दूंगा उसमें क्या लिखूंगा कि आपने पेंटिंग का क्लास ज्वाइन किया है। और जितने स्टूडेंट्स मेरे एकेडमी में आएंगे सबको बोलूंगा कि भैया एक बॉक्स तुम ये रखना पेन पेंसिल का और एक बॉक्स पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट का रखने के साथ में। क्या भरोसा हमारी क्लास चल रही हो उस वक्त कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर आ जाए चेक करने। तो जैसे ही अंदर आते हुए मेरे को दिखेंगे कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर आ रहा है तो फट से बोर्ड पे मिटा करके, इन देखो सब मेरे पास तो आईपैड में है, फ्लिक ऑफ फिंगर्स एंड अ पेंटिंग विल कम देयर, और मैं यही पेन से मस्त पेंटिंग वेंटिंग बनाना आपको सिखाना चालू कर दूंगा। तो उस वक्त आप भी फट से वो बॉक्स निकाल देना और पेंटिंग बनाना चालू कर देना, हो गया अपना काम। अरे कौन आके देखने वाला है कि मैं अंदर में क्या पढ़ा रहा हूं? कोई नहीं आता। सो ऑन द फेस ऑफ इट अपन नाम क्या देंगे, फारूक पेंटिंग क्लासेस। हो गया ना एग्जेम्प्ट जीएसटी से। आपका फायदा है, देखो आपकी फीस कम हो जाएगी। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल से याद रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कोई ऐसी क्लास खोलने वाला नहीं हूं, तो याद रखने के लिए था आर्ट एंड कल्चर, एवरीवन कैन टेक इट, एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा है स्पोर्ट्स। तो अगर मैं स्पोर्ट्स एकेडमी खोलता हूं, क्रिकेट एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स का अगर मैं ट्रेनिंग या कोचिंग खोलता हूं, तो फारूक हक के नाम से अगर मैं खोलूंगा प्रोप्राइटर, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। देखो यहां लिखा है स्पोर्ट्स में क्या लिखा है, बाय चैरिटेबल एंटिटी होना चाहिए।
तो मुझे पहले एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जो 12AA में रजिस्टर होंगे इनकम टैक्स में। फिर वो ट्रस्ट जो है वो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा, नॉट फारूक हक प्रोप्राइटर। तो स्पोर्ट्स के जो टीचर्स होते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स स्पोर्ट्स के अपने इंडिया में जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं, स्पोर्ट ट्रेनर्स, उनको एज एन इंडिविजुअल एग्जेम्पशन नहीं है, बट इफ दे फॉर्म अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट, register it under the Income Tax Act and then provide the service, then they will get the exemption. तो याद रहेंगे दोनों पॉइंट्स। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का कोचिंग है या ट्रेनिंग है, आर्ट्स एंड कल्चर कोई भी ले सकता है, स्पोर्ट्स एक चैरिटेबल ट्रस्ट ही ले सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखो। 80 नंबर। ओके, फिर उसके बाद में 81 आता है, सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस। अब ये सब रिक्रिएशनल वाले फिर से आ गए। सर्कस, सर्कस लगता है जेमिनी सर्कस, आप लोग देखने गए कभी, बचपन में गए होंगे, है ना। तो सर्कस, फिर डांस, डांस कोई भी हो सकता है, रॉक डांस भी हो सकता है और क्लासिकल भी हो सकता है। थिएट्रिटिकल परफॉर्मेंस, थिएटर्स जो होते हैं, लाइव थिएटर्स, इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। फिर अवार्ड फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस कभी गए आप अवार्ड फंक्शंस में, फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह। फिर कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। पेजेंट्स, पेजेंट्स यानी कि मिस यूनिवर्स देखने गए आप, टिकट लगती है उसके लिए। फिर मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया। देन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, AR रहमान का शो हो रहा है, अरिजीत सिंह का शो हो रहा है, सुनिधि चौहान का शो हो रहा है, और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट। और फिर नीचे लिखा है रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, तो सब कवर्ड है, अनरिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज दोनों कवर हो गए। तो इसमें IPL भी आ गया, अदर देन रिकॉग्नाइज में IPL आ गया, और रिकॉग्नाइज में टेस्ट मैचेस वगैरह आ गए, ठीक है। या फिर प्लैनेटेरियम, प्लैनेटेरियम यानी जहां वो मछली वछली होती है ना, प्लैनेटेरियम। तो इतने सारी जगह पे जो राइट ऑफ एडमिशन होता है, जो टिकट लगती है, बेसिकली राइट ऑफ एडमिशन यानी जो टिकट अपन खरीद के फिर देखने के लिए जाते हैं, तो यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन यह है कि where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items ABCD above is less than or equal to 500 per person, यानी टिकट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 500 पर पर्सन होना चाहिए। अगर 500 रुपए उससे कम है तो एग्जेम्पशन है, 500 रुपए के ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। आज समझे। फिर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का डेफिनेशन भी दिया है, वो कोई काम का नहीं है क्योंकि रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज दोनों ही कवर्ड है, तो डेफिनेशन पढ़ के कोई सेंस नहीं बनता। वैसे पढ़ भी लोगे तो कोई याद नहीं रहने वाला नहीं मानते ना मेरी बात, तो पढ़ के देखना। और फिर आखिरी में है 82 नंबर पे, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, ये फिर से वही आ गया, टिकट, एंट्री टिकट टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ऑफ 2017। तो अंडर 17 जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के, वो आप देखने गए, गोवा और वहां पे हुए थे सब, तो वो भी एग्जेम्प्ट है पूरे। तो खैर ये वन टाइम एग्जेम्पशन था, वो तो हो गया वर्ल्ड कप और खत्म भी हो गया।